भारत जब आजाद हुआ तो दुनिया भर के देशों को, स्पेशली पश्चिम के देश जो विकसित देश थे, उन्हें लगा कि भारत जैसा इतना बड़ा देश लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल पाएगा, भारत का लोकतंत्र फेल हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का संविधान था वह भी काम नहीं आने वाला है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, भारत का लोकतंत्र इतने सालों बाद आज दुनिया के सामने एक सफल लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। और इसी लोकतंत्र के पर्व में यानी कि इलेक्शन की हम बात करें तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो चुके हैं, जिसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और 18वीं लोकसभा का गठन कुछ समय बाद कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जानना जरूरी है कि जो लोकसभा है वह किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से उस लोकसभा की पहली लोकसभा से लेकर के 17वीं लोकसभा तक की पूरी यात्रा रही है। तो एक नजर में जल्दी हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस लोकसभा के लिए जो बात की जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो संसद है वह क्या है। तो संसद को लेकर के कहा गया है, संसद बनता है राष्ट्रपति से और दो सदन में से एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। बोलचाल की भाषा में जो लोकसभा होता है उसे निम्न सदन बोला जाता है, जो राज्यसभा होता है उसे उच्च सदन बोला जाता है। अब ये जो लोकसभा होता है वहाँ पर लोग प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं, यानी कि जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है। चुनाव जो प्रतिनिधि होते हैं, चुनाव के लिए उन्हें जनता वोट देकर के उस सदन में भेजती है। उसके बाद यहाँ पर अधिकतम सीटों की बात कर ली जाए तो अधिकतम सीट यहाँ पर 550 भारत के संविधान में निर्धारित है, जिसमें 550 में से 530 जो है वह राज्यों के लिए और 530 के अलावा जो 20 है वह केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। लेकिन पिछली लोकसभा की बात की जाए तो उस दौरान जो अधिकतम सीट देखने को मिलती है वह देखने को मिलती है 543 की। 543 सदस्य थे, इसके पहले 2 सदस्य और भी थे, लेकिन वो थे एंग्लो इंडियन समुदाय के। और 95 संविधान संशोधन के माध्यम से 2000 में ये तय किया गया कि 2020 तक ही ये मान्य रहेंगे, उसके बाद यह नहीं रहेंगे। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य थे नामित होते थे वह 2020 के बाद से मान्य नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो 25 वर्ष कम से कम पूरी कर लेने चाहिए, यानी कि जो प्रत्याशी है उसकी आयु मिनिमम 25 ईयर। उसके अलावा शपथ ग्रहण करना होगा, एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें उसे बताना होगा कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास रखता है, निष्ठा रखता है और उसकी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। उसके बाद उसमें कुछ ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर संसद ने कुछ कानून बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि संसद का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए, अगर वह कानून संसद ने बनाया है तो उसका भी पालन उसे करना पड़ेगा। उसके अलावा बात की जाए तो निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में उसका कहीं ना कहीं नाम भी होना चाहिए, यानी कि पंजीकृत होना चाहिए। अगर उसका आधार कार्ड होगा, नहीं भी हो तो पंजीकृत होना चाहिए। वो अपना आधार कार्ड निकलवा, वोटर आई कार्ड निकलवा ले, वोटर आई कार्ड होना चाहिए मतदाता के लिए, मतदाता के पास। अब बात आती है ये सारी योग्यताएं हैं। उसके अलावा एक योग्यता यह अलग से है, वो योग्यता ये कहती है कि मान लीजिए कोई आरक्षित सीट पर किसी को चुनाव लड़ना है, जैसे कि अनुसूचित जाति से संबंधित सीट है या अनुसूचित जनजाति के लिए वह सीट आरक्षित है, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जरूरी है उसकी योग्यता के लिए कि वह उसी वर्ग से हो जिस वर्ग के लिए वह सीट आरक्षित है। उसके बाद बात आती है पीठासीन अधिकारी की। जो लोकसभा होता है उसकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जो पूरी प्रक्रिया को आसान बनाता है, वह होता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, पहली बार यह भूमिका निभाई थी जीवी मावलंकर ने, जो भारत के प्रथम स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। अब बात की जाए कि इसके कार्य और शक्तियाँ क्या होती है, तो लोकसभा से नव निर्वाचन सांसद ही पहली बात तो इसमें चुना जाता है, यानी कि जो भी लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा वह स्वयं लोकसभा का एक सदस्य होगा, चुनाव जीत कर आया होगा। उसके बाद कामकाज का संचालन वह करेगा, जो भी लोकसभा के अंदर का कार्य रहेगा। उसके अलावा जैसे वह ये तय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, यानी कि मुख्य यह है कि धन विधेयक है या नहीं, ये बात वह स्पष्ट करेगा। उसके बाद सदन में मान लीजिए कोई अनुशासन या मर्यादा बनाए रखने की बात है और वह अनुशासन या मर्यादा नहीं बनाए रख पाता है कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, तो उसे वह दंडित भी कर सकता है। फिर उसके बाद बात आती है कुछ और कार्य, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रकार के जो कार्य है, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव या संकल्प है, उन्हें आगे बढ़ाने की अनुमति लोकसभा का अध्यक्ष ही देता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी वह करता है। और वर्ताक्रम की बात करें तो भारत में वर्ताक्रम के आधार पर सबसे ऊपर से आगे बढ़ेंगे तो 6वें नंबर पर है। 6वें नंबर पर मुख्य न्यायाधीश के साथ में 6वें स्थान को साझा करता है। उसके बाद मान लीजिए कोई विधेयक पारित हो चुका है लोकसभा में और राज्यसभा में उसे विचार के लिए भेजा जाना है, तो लोकसभा में अंतिम रूप से वह तब पारित होगा जब उस पर जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष हस्ताक्षर कर देगा, यानी कि विधेयक को राज्यसभा में भेजने के पहले लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर चाहिए। अगर विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आया है तो फिर उसके बाद बराबरी की स्थिति कहीं किसी मामले में होती है, वोटिंग के मामले में, तो जो कौन देगा अपना वोट वह देगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो मान लीजिए कि संयुक्त बैठक होती है तो वहाँ पर अध्यक्षता कर रहा है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। और दूसरी बात, वोटिंग देने के मामले में भी अगर कहीं पर बात आती है तो कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 93, 94 और 95। 93 में जो बात है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। 94 में बात है लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है रिक्त है या पद त्याग है या पद से हटाए जाने का प्रावधान है। और जो 95 में है लोकसभा सभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्वों का निर्वाह करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख। मान ली लोकसभा
लोकसभा अध्यक्ष के पद पर किसी व्यक्ति को दायित्व मिलता है जैसे उपाध्यक्ष को मिलता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो इसमें मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है मंत्री परिषद की। जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है सरकार उसकी बनती है, तो मंत्री परिषद किसके बनेगी? जो बहुमत प्राप्त पार्टी होगी। अब यहाँ से किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा? लोकसभा में बहुमत का समर्थन जिसे मिलेगा, जिसको लोक बहुमत, जैसे किसी पार्टी के पास बहुमत है तो वह पार्टी तय करेगी कि उस किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। बाद में फिर होगा क्या कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 751 के माध्यम से यह प्रावधान मिलता है और उसके बाद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद चाहिए, तो मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के बताने पर राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो मंत्री परिषद रहता है। और अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री तो तय कर देता है कि मंत्री परिषद में कौन कौन होगा, लेकिन नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 15 से अधिक मंत्री परिषद नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है, अधिकतम जितनी भी संख्या है उसका 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मंत्री परिषद में। अब उसके बाद देखिए लोकसभा से जुड़े प्रमुख रोचक तथ्य। अधिकतम का मतलब यहाँ पर जो मैंने बोला ना 15 जितने मौजूद है सदस्य, जितने अभी अवेलेबल है सदस्य, जैसे कि 543 है अभी, तो 543 में का 15 जो होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब आगे की बात करते हैं वापस से लोकसभा से जुड़े जो प्रमुख रोचक तथ्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो तथ्य कहाँ से होंगे? जब हम पहली लोकसभा से लेकर के 17वीं लोकसभा तक की पूरी कहानी को बहुत ही कम समय में एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रथम लोकसभा की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को प्रथम आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन होता है। 1 अप्रैल 1952 याद रहेगा। प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जो भारत की आजादी में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा उनमें से एक व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, और यह बनते हैं कांग्रेस पार्टी से बहुमत प्राप्त होता है इनको, और 489 सदस्यों को चुनाव में निर्वाचित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने हैं तो इनका कार्यकाल रहता है 4 अप्रैल 1957 तक। 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा होता है और यह जो पहला सत्र था पहली लोकसभा का वह 13 मई 1952 को शुरू होता है। अब यहाँ पर देखिए पहली लोकसभा में सीधी सी बात है कौन सी पार्टी जीतेगी? जो कि राष्ट्रीय आजादी में यानी कि देश की आजादी में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो चुनाव जीतेगा कौन? कांग्रेस पार्टी के ही ज्यादातर सदस्य जीतेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था, क्योंकि 10% का मानदंड किसी ने पूरा नहीं किया था। जो सदस्यों की कुल संख्या है लोकसभा में मौजूद सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 10% संख्या होनी चाहिए विपक्ष के नेता को चुनने के लिए आधिकारिक रूप से, पर वो मौजूद नहीं थी संख्या। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जैसे पहले ही बताया था गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दूसरी लोकसभा 1957 से 1962 तक चलती है और दूसरी लोकसभा के इस कार्यकाल के दौरान भी बहुमत कांग्रेस के पास रहता है और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और यहाँ पे कांग्रेस चुनाव पहली लोकसभा के बाद अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेती है और उसमें जवाहरलाल नेहरू की छवि और बेहतर बन जाती है। फिर उसके बाद इस दौरान देखा जाता है कि जो कांग्रेस है उसकी सीटें 1994 में 371 सीटें थी। फिर यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष थे M.A. अयंगर। फिर वहाँ पर देखा जाता है इसी दौरान राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है चुनाव के पहले, और 1956 के इस अधिनियम के माध्यम से देश को 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, भाषाई पहचान के आधार पर नई सीमाएं खींची जाती है। और लोकसभा चुनाव के इतिहास में 1957 एक ऐसा समय था जहाँ पर कम पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। 4 राष्ट्रीय पार्टियां थी, उसके अलावा 11 जो थे वो राज्य स्तरीय पार्टियां थी। फिर उसके बाद बात आती है तीसरी लोकसभा की। लोकसभा का यह ऐसा कार्यकाल था जो 1922 से 1967 तक चला और बेहद